मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मेरा खुद को देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। आत्महत्या किसी भी चीज का इलाज नहीं, लेकिन फिर भी लोग परेशान होने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की, जिन्होंने बेंगलोर में आत्महत्या कमिट कर लिया, जिसके बाद उन्होंने लंबे चौड़े 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। उसमें अपनी पूरी कहानी लिखी कि उनकी शादी कैसे हुई, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके ऊपर कितनी एफआईआर हुई। अब सवाल ये उठता है कि अतुल को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक पक्ष का बयान सामने आया है। और बयान ही क्या, अतुल ने आत्महत्या करने से पहले ही अपनी पूरी वीडियो 1.5 घंटे की और पूरी कहानी बताई है। अब उस सुसाइड नोट में एक पन्ना देश की राष्ट्रपति के नाम भी है। राष्ट्रपति का नाम इस पन्ने में आना और उस पन्ने में लिखा क्या है, उस लेटर में लिखा क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताऊं कि समाज इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है। कोर्ट के नजरिए से देखें तो यह आत्महत्या है, पुलिस के नजरिए से देखें तो यह आत्महत्या है, लेकिन समाज के नजरिए से देखें, आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी चल जाएं, अतुल ने जो सुसाइड कमिट किया, इसे अब लोग सुसाइड के तौर पे नहीं, मर्डर के तौर पे देख रहे हैं। अपनी आत्महत्या की डेट अतुल ने तय की, समय अतुल ने तय किया, लेकिन फिर भी समाज अगर उसे हत्या के तौर पे देख रहा है तो जरूर इसमें कुछ बड़ा चीज है। हमारे पास वो पन्ना है जिसमें अतुल ने राष्ट्रपति के नाम एक लेटर लिखा, वो मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूं। राष्ट्रपति महोदया, जब आप यह पत्र पढ़ेंगी तब मैं जीवित नहीं रहूंगा। आज के समय में जीवित रहते हुए न्यायपालिका के खिलाफ बोलना असंभव हो गया है, इसलिए एक मृत व्यक्ति को यह बात कहनी पड़ेगी। मैंने आपके कुछ भाषण सुने हैं जिनमें आपने गरीबों के लिए भारतीय न्यायपालिका की कठोरता और न्याय के बारे में अपनी राय व्यक्त की है। मैं न्याय को गरीब या अमीर, पुरुष या महिला आदि के आधार पर नहीं देखता, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि आप यह बखूबी समझती हैं कि लोकतंत्र में निष्पक्ष न्याय कितना महत्वपूर्ण है। आप एक ऐसी प्राधिकरण है जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है और संसद के साथ सहयोग करके कई बदलाव कर सकती हैं। आज भारतीय न्यायपालिका ने अपनी सभी सीमाएं लांघ दी हैं और हर क्षेत्र में अधिकार प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो भी बिना किसी जवाबदेही के। भारत शायद दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो न्यायिक तानाशाही के अधीन होगा। कुछ चुने हुए जज जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नहीं हैं और भाई भतीजावाद के परिणाम स्वरूप न्यायपालिका में पहुंचे हैं, वे समाज, परंपरा, संस्कृति और देश को अपने निजी हित के लिए बंधक बना रहे हैं। आज भारतीय न्यायपालिका में खुले भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। यदि वर्तमान भारतीय न्यायपालिका संविधान द्वारा समर्पित है तो वह संविधान अन्यायपूर्ण है और उसे नष्ट या बदल देना चाहिए। यदि इसका औचित्य लोकतंत्र और समाज में है तो यह लोकतंत्र और समाज का अन्यायपूर्ण है, इसे भी बदल देना चाहिए। लेकिन भारतीय न्यायपालिका अपने वर्तमान स्वरूप से वापस नहीं आ सकती। जिस वर्ण व्यवस्था को भारत ने हटाने का प्रयास किया है वह आज और भी बदसूरत स्वरूप से वापस आ रहा है। इस नई वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण ये जज हैं जो अपने ही रिश्तेदारों को न्यायपालिका में नियुक्त करते हैं, जो अधिक भ्रष्ट, लोकतंत्र और कानून के प्रति सम्मानहीन है। ये जज सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। अब मैं बताऊं इसमें ब्राह्मण की बात क्यों हुई, क्योंकि ब्राह्मण उस समय, जब पुराने समय में ब्राह्मण ही सबसे ऊंची जाति थी। आज के समय में जाति को माना नहीं जाता, लेकिन फिर भी उस समय ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति थी, इसलिए उन्होंने वो किया कि ब्राह्मण ही लीड कर रहे हैं, उस हिसाब से इन्होंने रिलेट किया। फिर उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं अपने। पहला सुझाव, स्वयं सेवा कोलोजियम प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। कोई भी लोकतांत्रिक देश इस कोलेजियम प्रणाली को फॉलो नहीं करता। और ये कोलेजियम प्रणाली क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायाधीश हैं, उनके कुछ
उनके अंडर आता है, एक कमिटी है ये जो डिसाइड करती है कि कौन जज के तौर पे नियुक्त होगा, कहाँ अपॉइंट होगा। तो सारी चीजें इस पे सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनकी छुट्टी और सुविधाएं अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही दी जाए। जो जज रिटायर हो चुके हैं केवल उनको पेंशन दी जाए, अन्य सभी सुविधाएं समाप्त की जाए। चौथा है न्यायिक सक्रियता करने वाले जजों को संसदीय समितियों के सामने जवाबदेह बनाया जाए। अब जवाबदेही की बात इसलिए आई क्योंकि जो कोलेजियम प्रणाली है उसमें भी यही था कि जब जो कमेटी थी, उच्च न्यायालय की कमेटी जो बैठती है जजों को नियुक्त करने के लिए, वो किसी को भी नियुक्ति करती थी तो वो सामाजिक तौर पे नहीं होता था, उसका कोई भी वेरिफिकेशन पब्लिक को नहीं मिलता था कि आखिर उनको यहाँ पे क्यों बैठाया गया है। तो ये हमेशा ऐसे सवाल उठाए गए हैं, तो इसलिए उन्होंने जवाबदेह और ये सब सारी चीजें बोली हैं। भ्रष्ट और पक्षपाती जजों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए। जो भी जज घूस लेता है या किसी का कोई गलत निर्णय देता है अपनी फेवर के लिए, अपने फायदे के लिए, उसको सार्वजनिक रूप से बीच चौराहे पे या सड़क पे लोगों के सामने फांसी दे दी जाए। छठा है झूठे मामलों के लिए अधिकतम सजा दी जाए और झूठे मुकदमे को स्वयं संज्ञान लिया जाए। ये डायरेक्ट या तो प्रेसिडेंट के तौर पे संज्ञान लिया जाए या सबसे ऊपर पद पे जो भी हो वो इसको डायरेक्ट डील करे। सातवां है लिंग आधारित कानूनों को या तो लिंग निरपेक्ष कर दिया जाए या तो समाप्त किया जाए। अब लिंग आधारित कानून ये कि जैसे महिलाओं के लिए इस डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेन है, मतलब एक रूल है कि महिलाएं कंप्लेन कर सकती हैं, पुरुषों के लिए ऐसे कोई कानून नहीं है। तो उसी का ये मैटर पूरा उठा है, उसी पे सवाल उठ रहे हैं कि पुरुषों के लिए आखिर कानून क्यों नहीं बनते, क्योंकि मानिए ना मानिए पुरुषों के साथ भी गलत होता है। तो ये वो रहा। आठवां है पिता दादा दादी को बच्चों से मिलने की पूरी छूट दी जाए, स्वाभाविक अधिकार मिलना चाहिए। ये वो कि डाइवोर्स के बाद जैसे इस मामले में हमने देखा कि जो वाइफ थी वो अपने अतुल को अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रही थी, तो और माता पिता से भी, उनके दादा दादी से भी मिलने नहीं दे रही थी, तो उस पॉइंट पे उन्होंने एक ये कोट किया है, जजों के वेतन को भारत की औसत राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय तक सीमित किया जाए ताकि वे धन का सही मूल्य समझे और उत्पादकवादियों का समय बर्बाद ना करें। यह पूरा सुझाव उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा यदि यह गरीब देश समृद्ध बनना चाहता है तो इसे इन समाजवादी और मूर्खतापूर्ण कानूनों का सम्मान करना बंद करना पड़ेगा, अन्यथा यह देश अभूतपूर्व आपदा का उदाहरण बन जाएगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं, अतुल सुभाष। ये पूरा लेटर उन्होंने लिखा और इस पे उन्होंने सिग्नेचर किए। फिर जैसे कि उन्होंने वीडियो में बनाया है कि उन्होंने ये लेटर मेल भी किया है सुप्रीम कोर्ट से लेके, जो भी उन्होंने हर डिपार्टमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, सबके लिए एक अलग अलग लेटर लिखा और उन्होंने उसे मेल कर दिया है। तो ये जाहिर सी बात है राष्ट्रपति के पास ये लेटर पहुंच गया होगा। अब मेरे पास एक पन्ना है जिसमें लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू बिफोर द ऑनेबल ACJM कोर्ट 1 जौनपुर। अब इसमें उन्होंने लिखा है निकिता सिंघानिया पिटिशनर है और अतुल सुभाष रिस्पोंडेंट है। अपनी पूरी सारी बातें उन्होंने, जो पूरी डेथ नोट थी उसे लिखने के बाद उन्होंने एक पन्ना ये भी जोड़ा और उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है आई एम कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू फॉल्स केसेस, हरासमेंट, एक्सटॉर्शन बिकॉज ऑफ माई वाइफ निकिता सिंघानिया। और वो प्लीड कर रहे हैं आई प्लीड नॉट गिल्टी ऑन ऑल चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट मी। उनका कहना है कि मुझे मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मुझे सारे चार्जेस से रिहा किया जाए, जो भी उनके ऊपर 9 धाराएं जो केस लगे हैं। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें लिखा कि मेरे पेरेंट्स को और ब्रदर को हरेस करना बंद किया जाए फॉल्स केसेस पे। फिर FIR पे जो FIR के पेपर है उस पर उनकी वाइफ ने सिग्नेचर नहीं किया। और फिर उन्होंने ये लिखा कि जितने भी आरोपी हैं, जिनका भी उन्होंने उस सुसाइड नोट में नाम लिया है और वीडियो में नाम लिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब सवाल ये कि क्या महिलाओं के ऊपर ही सिर्फ अत्याचार होते हैं? ये मानना गलत नहीं है कि महिलाओं के ऊपर 90% महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस पहले होता था, आज के समय में हो सकता है कम हुआ है, लेकिन यह भी आप इसे नकार नहीं सकते कि पुरुष भी परेशान हैं। पुरुषों के ऊपर
डोमेस्टिक वायलेंस, जो महिलाएं हैं जो शादीशुदा है वो डाइवोर्स देने के बाद झूठे केस लगा रहे हैं, जो डाउरी का केस लगा दे, इतने कानून है कि आदमी उस केस में दब के मर जाए। इसीलिए आजकल लोगों का इस समाज का शादी से, प्यार से विश्वास उठ चुका है। इतना बड़ा मामला, उस 1.5 घंटे की वीडियो को आप न्यूज़ 18 इंडिया पे, वो अपलोडेड भी है न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, आप उसे सुन सकते हैं। बाकी इस केस को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस केस की सच्चाई क्या है, और क्या राष्ट्रपति को ये लेटर लिखना, क्या कोई नए कानून, कोई नए बदलाव आएंगे समाज के लिए, समाज में, और पुरुषों के लिए भी कोई नए कानून बनेंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा कि आत्महत्या सुझाव नहीं है। आप अगर परेशान हैं तो आप किसी से काउंसलिंग करिए, अपने जो सगे हैं उनसे बात करिए। और जैसे कि अतुल ने किया, आत्महत्या करने से पहले सारी चीज़ें मीडिया में लीक कर दी, सारी चीज़ें मीडिया को दे दी और फिर आत्महत्या कर ली। हो सकता था कि वो पहले ये सारी चीज़ें करते, मीडिया के पास ये सारी चीज़ें आ जाती और शायद उनको न्याय मिल जाता। आत्महत्या उपाय नहीं हो सकता। आत्महत्या से बड़े भी, और आपको न्यायालय पे भरोसा रखना पड़ेगा। कोई लॉयर्स, कोई जज करप्ट हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा जो लॉ हमारा है, पूरे जो न्यायालय है वो वही गलत है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, और संविधान पे भरोसा, न्यायालय पे भरोसा, जो नियम कानून बने उन पे भरोसा। हाँ, ये लूप होल है जो अतुल के इस पूरे कांड के बाद सबसे ज्यादा तमाचा हमें समाज के तौर पे लगा है और न्यायालय को लगा है, कि आज लोगों की नींद खुल रही है। आज लोगों को पता चल रहा है कि कितना बड़ा लूप होल है समाज में, कितना बड़ा लूप होल है इस लॉ एंड ऑर्डर में, कि एक आदमी को सही न्याय नहीं मिल सकता। और जो वीडियोस में, जो अपनी वीडियो में अतुल ने बताया, अगर वो सच है और ऐसी लॉयर उस जौनपुर फैमिली कोर्ट में हैं, तो आप सोच लीजिए कितने परिवारों की जिंदगी बर्बाद हुई होगी। धन्यवाद।